परमानेंट इफेक्ट कैसे है, बड़ा समझा दीजिए भूल। जब ये हटेगा तो वहाँ पर चार्ज परमानेंटली आ जाएगा, तो प्लस और माइनस की प्लस जी हटने के बाद भी रहेगा उस पर। हाँ, उसके बाद तभी तो प्लस माइनस टू पर मुकरा है, तभी तो रहेगा। जी सर। हाँ, कहाँ पे इस बेसिक रिटर्न ऑफ इमेज अभी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ इमेज ऑफ एमीन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन। It can be explained as follows. Basic strength of amine, it can be explained as follows. यहाँ पर हम पहला सेम उसी पैटर्न पे जैसे आपने कल एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन किया था, सेम उसी पैटर्न पे, ठीक है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर केबी हो जाएगा, ये केबी कोष्टक में एक्टिव मास RNH3 प्लस OH माइनस RNH2 H2O एक्टिव मास dissociation constant of base, dissociation constant of base। यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली क्वेश्चन होगी OH माइनस आयन कंसंट्रेशन की। देखो OH माइनस तो ज्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होगी, ज्यादा होगी। अब देखो क्या OH माइनस ज्यादा है तो Kb भी ज्यादा होगा। यस सर। तो ज्यादा डायरेक्टली होगा Kb के, सेम उसी पिछले एकल वाले पैटर्न पे। तो इसका नेगेटिव लाग लेंगे तो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन हो जाएगा, नेगेटिव लाग लेंगे Kb का तो Pkb हो जाएगा, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पीके। और ये Pk क्या हो जाएगा, डायरेक्टली सेम उसी पैटर्न पे। फिर से यहाँ पे आओ, OH ज्यादा बनेगा, ये कॉन्जुगेट बेस है बेटा, और ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। एक H पर ज्यादा है ना, जी सर। उल्टा लिख दिए, ये बेस है और ये क्या है, एसिड। एसिड में H प्लस ज्यादा होता है, बेस में कम होता है। तो अब ये ध्यान दो बेटा, OH माइनस अगर बन रहा है तो कॉन्जुगेट एसिड विद बन रहा है, तो मतलब इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कॉन्जुगेट एसिड का भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन को क्या करते हैं, कॉन्जुगेट एसिड का कंसंट्रेशन। अब कॉन्जुगेट एसिड का अगर कंसंट्रेशन ज्यादा रखना है तो इसको क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, स्टेबल। और स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी, चार्ज कैसा है, प्लस प्लस आई और इफेक्ट इनवर्सली आई माइनस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई इफेक्ट। और एक और हाइड्रेशन जो आप लोग देख नहीं रहे हो, हाइड्रेशन का मतलब होगा इंटरेक्शन ऑफ वाटर विद एनीथिंग, किसी भी चीज के साथ वाटर का जोड़ना क्या कहलाएगा, हाइड्रेशन। तो ध्यान दो, यहाँ पर वाटर इंटरेक्ट कर रहा है, देखो ये वाटर इसके साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। तो वाटर जितना ज्यादा रिएक्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन पूरा ज्यादा जाएगा, इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन थोड़ा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आएगी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। बेटा ना इसको जी यस सर, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। यस। यहाँ पर देखें conjugate base NH3, RNH2, R2NH,
R3N conjugate acid NH4 plus RNH3 plus R2NH2 plus R3NH plus। यहाँ पर हम बेटा आप नीचे जाओगे तो नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप बन रहे हैं। ये एल्किल ग्रुप बनने का मतलब क्या प्लस आई इफेक्ट का बनना। एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट डेवलप करता है। यहाँ पर कोई नहीं 1 2 3 तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। So basic strength is increased. So increases. So stability increases. Stability बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बेटा। यहाँ पर NH4 प्लस ले रहे हैं जैसे ये वाटर अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर वाटर पहुंच सकता है। ये यहाँ से पहुंच सकता है, यहाँ नहीं पहुंच सकता, यहाँ नहीं पहुंच सकता। ठीक है, यहाँ पे नहीं पहुंच सकता। तो यहाँ पर ध्यान दो हाइड्रेशन सबसे ज्यादा है और यहाँ पर हाइड्रेशन सबसे कम है। क्यों? नंबर ऑफ आर बड़े साइज के हैं तो बड़े साइज के ग्रुप बढ़ेंगे तो अवरोध पैदा होगा। जैसे मान लो इसी गेट से आपको एंट्री लेना है, एक पतला दुबला आदमी खड़ा है, आप इंटर कर जाओगे, लेकिन एक भारी भरकम आदमी खड़ा हो जाए मुश्किल होगी, दिक्कत होगी। सेम वही चीज है। तो बट यहाँ पर due to increase in steric hindrance, but due to increase in steric hindrance, hydration decreases. So stability decreases. stability. Thus, on the basis of combined effect of, अब देखो क्या इधर देखो, एक इफेक्ट आप कह रहे हो एक बार स्टेबिलिटी घट रही है और एक बार तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो मतलब एक इफेक्ट नीचे बढ़ाता ला रहा है। कौन? प्लस आई। और हाइड्रेशन ऊपर बढ़ाएगा, नीचे अगर घट रहा है इसका तो ऊपर बढ़ाएगा, तो बीच में कहीं कहीं पर मैक्सिमम हो जाएगा नहीं। 10 on the basis of combined effect of hydration, ये सब 12वीं के बोर्ड में भी है भैया, and inductive effect, conjugate base of secondary amine, conjugate base में acid is most stable, most stable. So secondary amine is most basic. So secondary amine is most basic. बेसिक स्ट्रेंथ का तरह ऑर्डर ऑफ 10 ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम सबसे होगी C2 या C2। अच्छा थोड़ा सा गलत कर दिया बेटा, ये प्राइमरी यहाँ पे जाना होगा। अच्छा इसको लिखे अपने लिखे हो, इसी को C2H5 कर दो, ठीक है? क्या कर दो? C2H5
ठीक है, तब ये सही हो जाएगा। इसको क्या कर दो C2H5। और अगर CH3 है, समझ रहे हो ना बेटा, तो प्राइमरी ज्यादा होगा किससे? टर्शियरी से। ठीक है, सेकेंडरी प्राइमरी क्या हो जाएगा? टर्शियरी। हाँ बोलो। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर टर्शियरी जाना है, यहाँ पर प्राइमरी जाना है। कारण क्या है? देखो यहाँ पर 3 एथिल ग्रुप हैं और यहाँ पर 3 मेथिल ग्रुप हैं। तो मेथिल भी वाटर को नहीं पहुंचने देगा और एथिल भी नहीं पहुंचने देगा। तो मतलब ये भी और हिंड्रेंस क्रिएट करेगा और ये भी क्रिएट करेगा, बात बराबर हो गई। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए तो हिंड्रेंस दोनों पे लगभग बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाने के कारण प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा तो ये इसके इधर आ जाएगा, प्लस आई स्टेबिलिटी बढ़ाने। ठीक है। अच्छा, इन गैसियस स्टेट आर इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट का क्या मतलब हुआ? जिसमें वाटर ना हो, लाइक इन CH2, CCl4, बेंजीन, ईथर, ETC। Order of basic strength, tertiary, secondary, primary। ठीक है, चलो तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन बेसिक इक्वेशन पे भी देखते हैं। बता दें क्या? बता दें। चलो ये चारों पॉइंट आपके बुक में बने हुए, तीनों पॉइंट एनसीईआरटी में बने हुए, ध्यान रखिएगा। आगे reactivity of alkyl halide, reactivity of alkyl halide। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये सबस्ट्रेट, ये रिएजेंट, सबस्ट्रेट, रिएजेंट और यहाँ पर देखो बेटा प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट। ये सबस्ट्रेट पर रिएजेंट अटैक करेगा और ये क्या बना लेगा? प्रोडक्ट बना देगा। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कंसर्टेड रिएक्शन। ठीक है, आर सिंगल स्टेप रिएक्शन। और दूसरा बेटा इधर को, ये सबस्ट्रेट, ये रिएजेंट, प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट। यहाँ पर सबस्ट्रेट की रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट पर रिएजेंट अटैक करेगा
तो स्टेप 1 हो जाएगा, ये क्या हो गया, स्टेप 2। ठीक है भैया, ये नॉन कंसर्टेड रिएक्शन। are in bi-step reaction या bi-step reaction है, 2 स्टेप हो जाते हैं। फॉर bi-step reaction यहाँ पर एक बटा rate is directly proportional to stability of reaction intermediate। ध्यान देना, ये देखो, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, देखो समझो ध्यान से, जितना ज्यादा स्टेबल होगा इस रिएजेंट के इस पर अटैक करने की पॉसिबिलिटी उतना क्या होगी, बढ़ जाएगा। और जितना ज्यादा अटैक करने की पॉसिबिलिटी होगी, प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी उतना ज्यादा होगी, मतलब उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, इसका मतलब रिएक्शन तेज चल रहा है, तभी तो ज्यादा बनेगा भाई। एक वैसे धीरे धीरे कोई काम करो तो काम हो रहा है, अगर वही चीज उसका रिजल्ट हमें तेजी से मिल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, काम तेजी से हो रहा होगा। ये तो प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब रिएक्शन तेजी से चल रहा होगा। ये तो जितना ज्यादा इस पर अटैक होगा, प्रोडक्ट उतना ज्यादा बनेगा। और अटैक होगा कब, जब ये स्टेबल हो, बना और बनते ही डिस्ट्रॉय हो गया, तब तो ये रिएजेंट इस पर अटैक नहीं कर पाएगा ना, नहीं कर पाएगा तो इसका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया। अच्छा, एक और चीज, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट या एनी स्पीशीज inversely proportional to heat of formation। जिसकी स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगी, उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन उतना क्या होगा, कम होगा, मतलब उतने आसानी से वो बन जाएगा। यहाँ पे मिटाते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल, ये RX, ये न्यूक्लियोफाइल, जिस पर भी माइनस होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, बताया गया था। और एक देखो, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल की जगह पे आ गया। पहले यहाँ पर X माइनस हुआ करता था, अब वहां पर Nu माइनस दिख रहा है। मतलब आप जैसे यहाँ पर बैठे, थोड़ी देर बाद यहाँ पर कोई और बैठा नजर आए, तो इसका मतलब इनको रिप्लेस करके वो बैठेगा। ये न दिखे, थोड़ी देर बाद यहीं पर कोई और बैठा दिखे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिप्लेस कर दिए गए, सब्स्टिट्यूट कर दिए गए किसी के द्वारा। तो ऐसा रिएक्शन जहां पर किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के प्लेस पर दूसरा दिखने लगे, उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और कैसा सब्स्टिट्यूशन, किसने सब्स्टिट्यूट किया, न्यूक्लियोफाइल ने, तो इसको कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उल्टा पढ़ते हैं बेटा, क्या पढ़ते हैं, उल्टा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो यहां पर देखो बेटा, ये RX, ये पहले R प्लस, ये X माइनस में टूट गया, ये स्टेप 1 हो गया। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कार्बोकैटायन। स्टेप 2 में भैया R प्लस, ये Nu माइनस, ये क्या हो गया, RNU, ये क्या हो गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये क्या हो जाएगा, ये R प्लस, ये R प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RX, यहाँ पर Nu माइनस, ये क्या हो गया, RNU, ये X माइनस। इसको कहेंगे SN1 रिएक्शन। क्यों, ये स्लो स्टेप है फास्ट, और ये फास्ट स्टेप है। काइनेटिक्स में आपको पढ़ाए थे कि अगर कोई भी रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में हो रही है, तो जो स्लोएस्ट स्टेप है उसी वो रेट को डिटरमाइन करता है।
वेट डिटरमिनेंट, जो स्लोएस्ट स्टेप है वो क्या करता है, रेट डिटरमिनेंट रेट को डिटरमाइन करता है। और रेट डिटरमाइन स्टेप में जितने मॉलिक्यूल हैं वही पावर में आएंगे, काइनेटिक्स में पढ़े हम। जी सर, केमिकल का तो एक मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक बेटा। तो ये हो गया, ज्यादा डिटेल में चर्चा बाद में होगी इस पे। अभी ये सेल रिएक्शन भी आपको नहीं पढ़ा रहे, पढ़ाएंगे बाद में डिटेल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये सबस्ट्रेट है, हम आपको जो बताना चाह रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है, और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। देखना बेटा, ये CH3Cl है, CH3CH2Cl है, जरूरी है को Cl हो, कोई भी हाइड्रोजन ले लो, Br ले लो, I ले लो। क्योंकि Cl ज्यादा दिखता है इसलिए वो इनडायरेक्टली मान लिया था कि हाइड्रोजन का मतलब Cl है। हमने Cl लिखा, आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप Br लिख दो, I लिख दो, जो भी आपको अच्छा लगे, बस अच्छा लगना चाहिए, ठीक भैया। अब ध्यान दो, प्लस यहाँ पर Cl हटा दो, तो इंटरमीडिएट क्या बन गया, प्लस क्या बन गया बेटा, 1 डिग्री कार्बन, कार्बन पैटर्न। 2 डिग्री कार्बन। अब ध्यान दो, अभी कल ही कार्बोपेटाइन की स्टेबिलिटी पढ़ाए गए थे। नीचे बढ़ रही है, घट रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, प्लस वाला प्लस चार प्लस है, प्लस को बढ़ाता है, प्लस आई प्लस चार्ज है ना। और ये मेथिल ग्रुप जो दिख रहे हैं, ये कैसे इफेक्ट डेवलप करते हैं, प्लस आई। तो प्लस आई बढ़ रहा है मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो प्लस आई इफेक्ट increases, so stability increases, due to which rate of Rx होता है molecular rate for SN1 increases। मतलब सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव है, टर्सरी। कौन रिएक्टिव है, टर्सरी, i.e. order of reactivity is tertiary, secondary of Rx is tertiary for S1, for SN1 is as tertiary, secondary, primary। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेथिल हैलाइड, क्या हो जाएगा, मेथिल हैलाइड। थोड़ा सा आप लोग जल्दी करें ना, जिससे टाइम बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। तो बोलो भैया, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मेथिल हैलाइड। अच्छा, अभी चलो क्वेश्चन बाद में पूछ लेते हैं इसको। क्वेश्चन ऐसे है, इन विच केस CCl bond is weakest, methyl fluoride, primary RCl, secondary RCl, tertiary RCl। ए आदत सुधारो बेटा, आदत सुधारो तुमसे कई बार कह रहे हैं कि तुरंत रिफ्लेक्शन में आंसर मत दिया करो। और रिफ्लेक्शन में जो आंसर आते हैं 90% गलत आते हैं, ध्यान रखिए। एग्जाम में भी जो क्वेश्चन लगे ये तो बहुत आसान है, मुझे तुरंत आ गया, उस पर एक बार जरूर रुक के सोचो। जिस पर दिमाग लगाए हो उसको भले में सोचो, लेकिन जो ऐसे रिफ्लेक्शन मैंने पूछा कौन कर रहे, वो निश्चित रूप से गलत होगा, निश्चित रूप से गलत होगा। मान चलिए याद सुधार लो, ठीक है। तो जो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ जा रहा है, तुरंत देखते ही आ गया, आप उसको तुरंत नहीं मानोगे सही है, उसको फिर से एक बार रुक के सोचो कि क्या आपने सही सोचा है, गलत सोचा है।
भाई एक क्वेश्चन पे आपके लगभग 50-60 सेकंड के आसपास होते होंगे टाइम, होता है ना? तो जो 50-60 सेकंड है, 1 सेकंड में आंसर आपका आ गया है तो 5 सेकंड और लगा दो, 10 सेकंड लगा दो, सेकंड। ठीक है? उतना सोचने में और टाइम नहीं लगेगा, बस वही रिफ्लेक्स में गलत हो जाएगा। तो कौन सा 3 डिग्री। अभी अभी बताया गया था कि ये कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल है, इसका मतलब इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन सबसे कम होगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? सबसे कम होगा। इसका मतलब सबसे आसानी से हटाया जा सकेगा, सबसे वीक होगा। कई तरह से हो सकते हैं, हमने कहा वीकेस्ट, तो वीकेस्ट व्हिच कैन बी मोस्ट इजीली रिप्लेस्ड, ये रिप्लेस किया जा सकेगा क्योंकि आसानी से बनेगा, ठीक है? इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कम है, इसका, ठीक है ना? तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से भी और इसके पीछे स्टेटमेंट लिखे थे वहां से पूछे जा सकते हैं, ठीक है? अच्छा, एक और चीज था, अगर फॉर SN2 अगर पूछा जाए SN2 तो इसी को पलट देंगे, मेथिल हाइड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। आप जाइएगा NCERT अपना पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, उसको SN2 का ही ऑर्डर पूछा है, उसको आप बनाइए। हम आपको अभी SN1 SN2 पढ़ा नहीं रहे, थोड़ा सा बता रहे हैं। जैसे इसको SN1 का बता ही दिए तो मान लो SN2 पूछ ले तो दिमाग में चलेगा कि बाद में पढ़ाएंगे बहुत सारी डिटेलिंग। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देना बेटा, SN2 में क्या होता है, बस 2 मिनट में चर्चा कर लेते हैं। SN2 में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर देखो ये न्यूक्लियोफाइल हटा और अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। SN2 में दोनों काम एक साथ होते हैं और हमेशा पीछे से अटैक करता है। अब हाँ, न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ से? बैक साइड से अटैक करता है। अब आप हमें खुद बताओ, ये H है, ये H है, ये H है, ये X है, ये छोटे छोटे हैं, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, अटैक कर सकता है आसानी से। और यहीं पर ये ध्यान रखना, CH3 लगा दो, CH3 लगा दो, CH3 लगा दो, ये X है, ये बड़े साइज का बैक साइड से अटैक करना। बताओ पहले केस में आसान है या दूसरे केस में? तो जैसे बस अभी दिमाग में और कुछ नहीं लाना, बस इतना लाना है कि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन था उसके पीछे से अगर अटैक किया जाए तो कहां पर सबसे आसानी से अटैक हो सकता है? तो जहां पर ये कम घिरा होगा। बुक में देखेंगे कुछ ऐसे भी बने होंगे, ऐसे ये ध्यान दो, ये यहाँ पर X है, अगले में यहाँ पर जुड़ा हुआ है, अगले में यहाँ पर जुड़ा हुआ है, IUPAC नेम दिया गया है। अब देखो यहाँ पे अटैक होना इसके तुरंत पहले है, दूसरे है एक ही कार्बन यहाँ पे भी, एक ही यहाँ पे है। तो बस वही आपको बचाने वाला आपके पास खड़ा है, बचा रहा है कौन? ये एक ही लोग बचा रहे हैं, आपके पास खड़ा है, बचाने वाला आपसे दूर खड़ा है। तो कहाँ ज्यादा बचा पाएगा आपको? जो पास का ज्यादा बचा पाएगा ना, जो दूर है तो है एक ही बचाने वाला लेकिन दूर है। तो बस ऐसे ही सोचिएगा, बाकी चर्चा बाद में करेंगे डिटेल में। बाकी क्वेश्चन नंबर 16 NCERT का बना लीजिएगा, उसमें 3 खंड हैं, तीनों इसी पर ऐसे IUPAC नेम दिए गए हैं, ठीक है? बना लीजिएगा, जहाँ पे नहीं बनेगा बताइए, उसको हम चर्चा कर लेंगे। मिटाएंगे इसको। हम यहाँ पर अब लिखने नहीं जा रहे हैं, अब आगे लिखने नहीं जा रहे हैं, हम केवल समझा दे रहे हैं। रिएक्टिविटी आप ये लिखने राइट था ना, एल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल में यहाँ पर देखो क्या 2 हो सकता है, ड्यू टू OH माइनस, ड्यू टू CH+। अब ध्यान देना बेटा, आप यहीं से समझ लो सारी चीजें। ड्यू टू OH माइनस है तो यहां पर क्या होगा? OH होगा ना। अब ये माइनस OH के रूप में हटेगा, ये हुआ। तो यहां पर कोई अंतर हुआ? मतलब एल्किल हैलाइड और एल्कोहल के रिएक्शन में कोई अंतर आपने देखा नहीं? तो बस इसी X को हम क्या मान लें? Cl को क्या मान लें? OH। तो जैसे वो Cl हटा प्लस आया वैसे OH हटेगा प्लस आएगा। तो यहाँ पर सीधे क्या लिखते हैं? सेम प्रॉपर्टी ऑफ टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी
मेथिल एल्कोहल। ठीक है, और लिख लेंगे सिमिलर टू RX, सिमिलर टू RX। अब ध्यान देना बेटा, जब एल्कोहल वाले चैप्टर में आएंगे तो आपसे कहेंगे कि ये रिएक्शन एल्कोहल के OH माइनस के कारण हो रही है, तो आप तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि OH माइनस के कारण हो रही है तो रिएक्टिविटी आर्डर होना चाहिए 3 to 1। ठीक है, मिटा दें इसको। और देखा बेटा, ड्यू टू H+, ये H+ वाला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि H+ हटेगा ना भैया, तो हटाने वाला भी तो प्लस होना चाहिए। H+ हटेगा तो हटाने वाला भी क्या होना चाहिए? प्लस। तो प्लस होता किस पर है? मतलब इलेक्ट्रोफाइल पर। तो इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर ध्यान रखना, ये ध्यान दो, यहाँ पर भी वैसे अगर देखा जाए तो ये RO-, ये H+, ये RO-, यहाँ पर E+, ये ROE हो गया ना। ये RO- क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट मेन रिएक्शन में नहीं दिखेगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? तो आप कहोगे एक रिएक्शन का प्रोडक्ट। देखो, पहले रिएक्शन का एक प्रोडक्ट है ना, और दूसरे रिएक्शन का वही क्या होगा? रिएक्टेंट। तो जो एक रिएक्शन का प्रोडक्ट हो और दूसरे रिएक्शन का क्या हो? रिएक्टेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम फिर से लिखें या इसी को देखो OH बना दे रहे हैं, और आप बोलोगे आगे खुद OH बना दिए। अब यहां से H हटेगा तो यहां पर क्या होगा? O-। चार्ज कैसा है? माइनस। और इफेक्ट कैसा है? प्लस। भाई ये H2 ग्रुप प्लस का इफेक्ट डेवलप कर रहा है ना, तो इफेक्ट प्लस और चार्ज, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज, सो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ड्यू टू व्हिच रेट ऑफ ROH for ESR decreases, i.e. order of reactivity of ROH for ESR। ESR उलट, इसको उलटना पड़ेगा ना। और आप अगर समझेंगे, अभी देखना बेटा, CH3OH प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हो गया, मतलब हो जाएगा। तो समझ आ गया ना? अच्छा, अभी एक मिनट रुको, सुनो। इन व्हिच केस OH बॉन्ड इज वीकेस्ट? इन व्हिच केस मेथिल OH bond is weakest? बोलो बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, कुछ लोग दबी जुबान से बोल रहे हैं लेकिन सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है ना, इस पर सबसे आसानी से बनेगा। अच्छा, अब देखना बेटा, अभी कल पढ़ाया गया था, ये कह रहा हो OH बॉन्ड वीकेस्ट है ना, मतलब यहां से H+ सबसे आसानी से हटाया जा सकता है तो, और जहां H+ आसानी से हटे या जो H+ आसानी से दे दे उसकी एसिडिफिकेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। कल आप देख लो, एसिडिफिकेशन बताया था, घट रही है, बताया था ना। आप यहां से भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि एसिडिफिकेशन क्या है, घट रही है। क्यों? क्योंकि OH बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी घटेगी। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट से भी बेसिक एसिडिफिकेशन को क्या कर रहे हो? एक्सप्लेन कर रहे हो। तो फिर से समझ लो, फिर से इस पॉइंट को, आज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने इस पढ़ा है। ये आज वाला पॉइंट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एप्लीकेबल है कि जिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उस रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा।
जिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट उतना ज्यादा है, और जो इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा उतने आसानी से बनेगा। इंटरमीडिएट में कोई भी प्रोडक्ट जितने स्टेबल है उतने आसानी से बनेगा। सर जी ये जो लाइन बोल दीजिए, ये जो लाइन लिखा चुके हैं वही तो है, शुरुआत तो वही की है। हम स्टेटमेंट में नहीं, बस स्टेबिलिटी डायरेक्ट आप रिएक्शन इंटरमीडिएट एनर्जी डेटा फॉर्मेशन लिखे हो ना। ऊपर बेटा चलो अब हम लोग पहुंचते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन पे। हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर आपसे कहे कोई कि हम हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं बोलना चाह रहे हैं तो आप कहोगे इसको बेकर नाथन इफेक्ट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? बेकर नाथन इफेक्ट। नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल सकते हैं। अगर आपसे कहे हम ये भी नहीं बोलेंगे तो आप कहोगे नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलो, ठीक है। और कहता है कि हम ये भी नहीं बोलेंगे तो आप बोलोगे एनकीमेरिक इफेक्ट, एनकीमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? बेकर नाथन इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस, एनकीमेरिक इफेक्ट, ठीक है। स्टडी बाय बेकर नाथन। ठीक है, स्टडीज बाय बेकर नाथन। इसको मिटा रहे हैं देखो। अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो आप कहेंगे इट इज डिलोकलाइजेशन। डिलोकलाइजेशन का तो अपनी पोजीशन को बदल देना। डिलोकलाइजेशन ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड, ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड which is in conjugation of sp2 हाइब्रिड कार्बन। थोड़ा सा हम सुधार रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी में लिखा है डबल बॉन्डेड कार्बन। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। तो अगर हम डबल बॉन्डेड कार्बन बोल देंगे तो इसका मतलब हम केवल एल्कीन तक सीमित हो जाएंगे। इसका मतलब आपके एनसीईआरटी के अनुसार ये मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन केवल कहाँ पे पाया जाना चाहिए? एल्कीन में, लेकिन नहीं, जहां पर sp2 हाइब्रिड कार्बन होगा वहां पे पाया जाएगा, ठीक है। लाइक इन कंडीशन पर बोला compound should have at least one sp2 hybrid carbon and alpha carbon with respect, ये अल्फा कार्बन होगा, ये sp3 हाइब्रिड होगा। क्या होगा? with respect to this carbon should have at least one pi bond, sorry, hydrogen, at least one hydrogen। यहाँ पर हमको देखना बेटा CH3 CH2 प्लस, देखो शर्तें पूरी हैं, sp3 और ये sp2, CH3 CH2 sp2, ये क्या बेटा sp3, CH3
ध्यान दो, CH2 ये ध्यान दो, ये sp2, ये sp3, sp3 वाले को अल्फा कार्बन कहोगे, क्या कहोगे? अल्फा कार्बन। तो इसमें किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है? पहले में, दूसरे में, तीसरे में, सभी में? क्या बताओगे? सभी में। किसमें नहीं है? नहीं है। ये sp2 है, ये भी sp2, ये भी sp2 नहीं है। इसमें है या नहीं? नहीं है। अच्छा, which one does not have hyper conjugation? इसको क्वेश्चन के रूप में बात करें, ठीक है? तो ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन आपका वही है, ठीक है? आप सबको कल दिया जाएगा। बताओ, पहले में पहला डी डी डी, डी, दूसरे में थोड़ा सा एक गलती हमने कर दिया है सबसे पहले। थर्ड सी, दूसरे में sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, जिस पर कोई H नहीं है, जिस पे कोई H नहीं। ये देखो बेंजीन है, तो आप इधर देखो, यहाँ पर sp2 हाइब्रिड कार्बन और ये CH3, ठीक है? तो टॉलुइन, तो आगे क्या हो गया? टॉलुइन। टॉलुइन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? पाया जाता है, ठीक है? यहाँ पे भैया क्या बोलोगे? कार्बन आयन, कार्बन आयन। क्या बोलोगे? कार्बन आयन। ठीक है? यहां पर देखो एग्जांपल में इन कार्बोकैटायन देखना बेटा, CH3 CH2 प्लस, ये अल्फा कार्बन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना? देखो ये CH बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया है, देख लो। अब ये कार्बन एक बोल रहे हैं, ये दो बोल रहे हैं। ये CH बॉन्ड में कार्बन एक ने अपना इलेक्ट्रॉन H के साथ शेयर किया है। H का इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन दो को मिल गया है तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? प्लस आ जाएगा। H का इलेक्ट्रॉन कार्बन दो के पास चला गया तो H
पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी दे दिया तो बेचारे के पास कुछ नहीं बचा, बॉन्ड भी खत्म हो गया। अब बॉन्ड कहां पे आ गया? कार्बन 1 और 2 के बीच में। देखो बेटा ये CH सिग्मा बॉन्ड है, या इसको इलेक्ट्रॉन पेयर कह सकते हो, नहीं कह सकते हो? कह सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का डिलोकलाइजेशन रेजोनेंस है। डिलोकलाइजेशन क्या है? रेजोनेंस। और ऐसा रेजोनेंस है जहां से बॉन्ड ही गायब हो गया, इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस। बॉन्ड ही गायब हो गया इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो ऐसा रेजोनेंस है जहां पर बॉन्ड नहीं, इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसको कहते हैं। अच्छा, ये ऊपर वाले हाइड्रोजन ने कोई गुनाह तो किया नहीं था, उसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाए कि किया था? भाई ये इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन 1 का जा सकता है तो 2 का भी जा सकता है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पर H+। अच्छा, अगर आपके दिमाग में उठ रहा हो कि जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये यहाँ पर कर क्या रहा है? अभी भी लालच में पड़ा हुआ है। लालच मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? तो उसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अट्रैक्शन में पड़ा हुआ है। साइज को हम मुझे सेट कर दें। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, नीचे वाले हाइड्रोजन के साथ भी ऐसा हो सकता है। हो सकता है नहीं? हो सकता है। तो यहाँ पर कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन? देखो 3। तो एक स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर, और टोटल स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है तो एक और +1 4। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1। मिटा दें इसको? जी सर। यही सेम चीज फ्री रेडिकल में, सेम चीज फ्री रेडिकल में, इन फ्री रेडिकल देखना बेटा, ये ध्यान दो, H ये CH2 है। देखो कार्बन 1 अपना इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किया? H के साथ। देखो ऐसे कार्बन 1 के पास और भी विकल्प है। देखो कार्बन 1 के पास विकल्प ये है कि हाइड्रोजन के साथ शेयर करें, और विकल्प ये है कि कार्बन 2 के साथ शेयर करें। है विकल्प क्या नहीं है ना? ऐसे सब हमारे पास 4 हाथ हैं, हमारे चारों हाथ में एक एक पेन है, ठीक है? और 3 लोग हमारे मतलब एक लोग चारों तरफ हमारे 4 लोग खड़े हैं, ठीक है? इनके साथ शर्त एक 3 ही बात बनेगा, तो 3 लोगों से अपना हाथ हम मिला सकते हैं। इनके साथ मिलाए, इनके साथ मिलाए, पीछे वाले के साथ मिलाए, ये खड़े हैं। अब अपना हाथ अगर इनके साथ मिला लिए तो ये खाली हो गए। यही तो हमारे पास तो चारों तरफ लोग हैं ना, तुम्हारे पास तो ये विकल्प है। वही सेम चीज है, ये देखो 4 लोग खड़े थे, इनके साथ मिलाया था, इनके साथ मिलाया था, इनके साथ मिलाया था, ये खड़े थे, ठीक है? अब ये इनके साथ हाथ मिला लिया तो ये फ्री हो गए। बस वही सेम चीज है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये देखो ये चपटा इलेक्ट्रॉन लेकर फ्री हो गया, ये CH2। और वही काम जो लोग बचे हैं उनके साथ भी हो सकता है, ठीक है? ठीक है, ये इन एल्कीन स्ट्रक्चर को वही बनाएंगे जो आपको दिखा दिया गया है। एल्कीन देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको भी ऐसे देख रहे हैं। देखो कार्बन 1 2 3, देखो इधर बेटा 2 3 के बीच में पाई बॉन्ड है ना, तो ये जो पाई बॉन्ड है अगर 3 के पास चला जाए तो क्या होगा? 3 पर माइनस आ जाएगा और 1 पर क्या आ जाएगा? प्लस। इसके बाद आप इसको देखो इधर, एक मतलब 2 पर प्लस आ गया, तो 2 पर प्लस आ गया, तो अब इसके बाद इतने चीज को देखो, आगे देखो इधर, यहाँ पर 2 पर तो प्लस था ना,
तो बाकी पूरी वही कहानी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 पर प्लस ध्यान में रख के चलो। तो इसका मतलब अब क्या होगा, ये h का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और प्लस वहां पर आ जाएगा h के पास। भैया ये देखो, ठीक है। तो आज अपने आपको हाइपर कन्वोल्यूशन पढ़ा दिया, कल इसका एप्लीकेशन पढ़ा देंगे, है ना। तो हमें लगता है 15-20 मिनट में, ज़्यादातर 15 मिनट में इसका एप्लीकेशन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तीनों के लिए HCS वही रहेगा। हाँ, नंबर ऑफ अल्फा। हाँ, ठीक है। तो कल हम आपका को इसका एप्लीकेशन 15 मिनट मुश्किल से खत्म कर लेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे मीसोमेरिक इफेक्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कल परसों 2-3 दिन कम से कम 1-2 जो एब्सेंट हो जाते हो, एब्सेंट मत होइएगा, ठीक है। ठीक है, तो